हेलो फ्रेंड, आज हम थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में जानने वाले हैं, जो कि क्लासिकल फिजिक्स से थोड़ा हटके है। जो चीज़ हमें क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उसे थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी ने एक्सप्लेन कर दिया। आज इस थ्योरी को पब्लिश होते हुए 100 से भी ज़्यादा साल बीत चुके हैं और इन 100 सालों में ना जाने कितने ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिनको क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लेकिन थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी ने इन सब को एक्सप्लेन कर दिया। जब सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को पब्लिश किया तो इसे समझने वाले काफ़ी कम लोग थे और आज भी हमें इस थ्योरी को समझने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो आज हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बेसिक जानने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें मेरे साथ बिना किसी स्किप के। सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव टर्म है। इसका मतलब हुआ कि इस पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। सब चीज़ों के बीच एक रिलेटिव मोशन है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? चलिए इसको आसान तरीके से एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और उस ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आप ट्रेन में बैठे हुए सोचते हैं कि इस समय मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, तो यानी मैं रेस्ट में हूँ, मैं अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा। पर एक व्यक्ति जो कि ट्रेन के बाहर से आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वह आपको ऑब्जर्व करते हुए देख रहा है कि आप मोशन में हो, आपकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से एक सवाल आता है कि आप रेस्ट में हो या फिर मोशन में। दरअसल आप दोनों ही अपनी जगह पर सही हो। आपके नज़रिए से आप रेस्ट में हो, लेकिन उस व्यक्ति के नज़रिए से आप मोशन में हो। तो रेस्ट और मोशन हुआ ना एक रिलेटिव टर्म। आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हो, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो, वह उस पर डिपेंड करती है। अब जैसे आप इस समय वीडियो देख रहे हो तो आप सोचोगे कि मैं रेस्ट में हूँ, पर इस यूनिवर्स के नज़रिए से अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो आप हुए ना मोशन में। तो यानी रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है। वह उस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप उसे किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो, किस नज़रिए से देख रहे हो। और अब बात हम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जान लेते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो या फिर वो रेस्ट में हो, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में बॉडी एक्सेलरेट करेगी। उस समय आइंस्टीन को एक बात परेशान कर रही थी और वह थी स्पीड ऑफ लाइट। दरअसल मैक्सवेल पहले ही बता चुके थे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी स्पीड बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बराबर होती है, जो कि है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी, जो कि है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और उसके बाद माइकलसन मॉर्ले ने एक्सपेरिमेंट में यह प्रूफ किया कि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहती है। आप उसे किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखिए, वह एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट ही रहेगी। लेकिन सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का यह सवाल था कि आखिर क्यों लाइट की स्पीड हमेशा क्यों कांस्टेंट रहती है। इसको एक्सप्लेन करना चाहते थे वो, और वो इसको गलत भी साबित नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह माइकलसन मॉर्ले ने अपने एक्सपेरिमेंट में साबित कर दिया था और यह बात 100% ट्रू थी। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक ट्रेन के ऊपर खड़े हैं और वो ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मूव कर रही है। तो अब आप उस ट्रेन की छत में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने लगते हैं और कोई बाहर से आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके लिए आपकी स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन, यानी आपकी टोटल स्पीड हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आपकी और ट्रेन की स्पीड का सिंपल एडिशन हुआ है। चलिए अब हम मान लेते हैं कि जो ट्रेन की स्पीड है वह है स्पीड ऑफ लाइट। वैसे होगी नहीं ऐसे, पर हम मान लेते हैं। तो इस बार आप क्या बोलोगे कि आपकी स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट प्लस स्पीड ऑफ मैन, जो कि हुई 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो अब आप इसमें देखोगे कि ये जो स्पीड है, यह है स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस कर रही है, जो कि इस नेचर के नियम के खिलाफ है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप स्पीड ऑफ लाइट को पार कर जाएं। तो इस केस में आखिर हो क्या रहा है, इसको एक्सप्लेन करना चाहते थे आइंस्टाइन। उन्होंने सोचा कि जरूर हमारी अभी नॉलेज अधूरी है, कुछ ना कुछ चीज़ हम मिस कर रहे हैं, हमको इसको ठीक करना पड़ेगा। उन्होंने अपना थॉट एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया कि स्पेस और टाइम अपने आप को वेरी करते हैं, वह अपने आप को बदलते हैं। उन्होंने इसको एक्सप्लेन करा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन से। अब जहाँ से टाइम का कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ से चीज़ें थोड़ी अजीब सी दिखने लगती है या फिर अजीब से लगने लगती है। दरअसल पहले हम यह मानते थे कि टाइम एक एब्सोल्यूट टर्म है, मतलब टाइम हर जगह फिक्स है। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि टाइम एक एब्सोल्यूट नहीं है, वह एक रिलेटिव टर्म है, वह चेंज हो सकता है। वैसे आप यह तो जानते होंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब आप ही बताइए, अगर हमें स्पीड को कांस्टेंट रखना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए डिस्टेंस और टाइम को वेरी करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो आइंस्टाइन ने इसी चीज़ को समझाया। जैसे जैसे स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लगती है तो उसके लिए टाइम का डायलेशन होता है, और इसके साथ ही साथ उन्होंने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी बताया। चलिए इसको समझने के लिए हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्पेसशिप है जो कि स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर सकती है, और उसमें आपने एक मिरर को फिक्स करा है जो कि स्पेसशिप के साथ ही चलेगा, और आपके पास एक टॉर्च है जो कि आप मिरर में रिफ्लेक्ट कर सकें। और कैलकुलेशन की आसानी के लिए हम स्पेसशिप और मिरर की जो डिस्टेंस है उसको 3 लाख किलोमीटर मान लेते हैं, और ज़मीन पर एक ऑब्जर्वर होगा जो कि आपको ऑब्जर्व कर रहा है। अब स्पेसशिप स्टार्ट होता है, और जो स्पेसशिप होता है वह स्पीड ऑफ लाइट के बराबर पहुंच जाता है। अब आप अपनी उस टॉर्च से एक लाइट की बीम मिरर की ओर छोड़ते हैं। वह लाइट की बीम मिरर पर टकराकर वापस स्पेसशिप में आती है। तो अब बाहर से ऑब्जर्व करता है कि स्पेसशिप से एक लाइट की बीम आई और स्ट्रेट लाइन में स्पेसशिप में वापस चले गई। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि लाइट की बीम को स्पेसशिप में आने में कितना टाइम लगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, हमने डिस्टेंस कितनी एज्यूम करी थी, 3 लाख किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, जो कि है 1 सेकेंड। यानी ऑब्जर्वर के लिए कितना टाइम बीता, 1 सेकेंड। लेकिन अगर सेम चीज़ आप स्पेसशिप से ऑब्जर्व करोगे तो इस बार केस कुछ अलग होगा। इस बार आपको वह लाइट की बीम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हुई नहीं, बल्कि एक इन्वर्टेड ट्रायंगल के रूप में दिखेगी। उसका डिस्टेंस बढ़ गया। पहले डिस्टेंस 3 लाख किलोमीटर था, लेकिन इस बार लाइट ट्रैवल करेगी मान लीजिए लगभग 4.5 लाख किलोमीटर मान लीजिए। तो टाइम कितना लगा, टाइम लगा 1.5 सेकेंड, और यह 1.5 सेकेंड लगा आपको स्पेसशिप से ऑब्जर्व करने में। यानी कि आपकी घड़ी में 1.5 सेकेंड, और जो आपको बाहर से ऑब्जर्व कर रहा था उसकी घड़ी में 1 सेकेंड। हो गया ना टाइम का डायलेशन। तो इस चीज़ को समझिए, यह है टाइम डायलेशन। और इसी के साथ लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। जो ऑब्जर्वर आपको बाहर से ऑब्जर्व कर रहा होगा उसको दिखेगा कि आपकी स्पेसशिप का लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसका साइज कम हो रहा है। लेकिन स्पेसशिप के अंदर जब आप देखोगे तो आपको सब चीज़ नॉर्मल दिखेगी। लेकिन जैसे ही आप स्पेसशिप के बाहर देखोगे तो आपको लगेगा सब चीज़ फैल रही है, सब चीज़ें एक्सपेंड हो रही है। यह है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो इस थॉट एक्सपेरिमेंट से आपको पता चला कि कैसे स्पेस और टाइम अपने आप बदलते हैं, कैसे वो वेरी होते हैं। अब मान लीजिए आप उस स्पेसशिप में 1 हफ्ते का अंतरिक्ष का सफ़र करके आते हैं, तो जब आप पृथ्वी पर वापस लौटेंगे तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी पर तो कई साल बीत चुके हैं। वह आपका फ्यूचर होगा। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करते ही टाइम स्लो होने लगता है। तो अब इस चीज़ पर सवाल उठने लगता है
कि क्यों स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करते ही टाइम का डायलेशन होने लगता है, तो इस चीज़ को मैथ्स के द्वारा समझा जा सकता है। तो उसकी बात हम किसी अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो जो भी चैनल पर न्यू आए, सब्सक्राइब करिए हमारे साइंस टीवी चैनल को, और ऐसे ही साइंस की वीडियो पाने के लिए उस बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।